नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त मोटिवेशनल मूवी जिसका नाम है द अल्टीमेट लाइफ, जो 2016 में रिलीज हुई। ये फिल्म द अल्टीमेट गिफ्ट का सीक्वल है और अगर आपने अभी तक उस फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी कनेक्टेड है और इस कहानी का मजा दोगुना करने के लिए आपको इसके पहले पार्ट की कहानी पता होना जरूरी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज चेक दैट लिंक सो दैट यू कैन सी द नरेशन ऑफ दैट मूवी। लेकिन अब और समय ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द अल्टीमेट लाइफ। कहानी की शुरुआत होती है द अल्टीमेट गिफ्ट खत्म होने के 3 साल बाद से। अब जेसन अपने दादाजी हावर्ड का बड़ा बिजनेस और ट्रस्ट संभाल रहा है। काम इतना ज्यादा है कि हर वक्त वो मीटिंग्स और बिजनेस में ही बिजी रहता है। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिया, जो कि नर्स है, उसका सपना है कि वो 6 महीनों के लिए हैती जाकर बच्चों की सेवा कर सके। एक दिन वो जेसन से मिलने अस्पताल आती है। जेसन की पर्सनल असिस्टेंट जो मिस हेस्टिंग्स है, एलेक्सिया को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस देती है। ये ड्रेस जेसन ने उसके लिए लिया है ताकि वो दोनों शाम को डिनर पर जा सके और ये ड्रेस वो डिनर पर पहन सके। शाम को दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में एक रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं। काफी समय के बाद जेसन को एलेक्सिया से दिल की बातें करने का मौका मिलता है, क्योंकि बिजनेस और ट्रस्ट की वजह से वो उसको ज्यादा समय नहीं दे पा रहा। डिनर के दौरान जेसन एलेक्सिया को प्रपोज करने वाला होता है। वो रिंग भी निकाल लेता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है एक कोर्ट के नोटिस के साथ। नोटिस में लिखा होता है कि जेसन के अंकल आंटी ने कोर्ट में केस कर दिया है कि हावर्ड की प्रॉपर्टी और ट्रस्ट में उनका भी हक है। जेसन बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हावर्ड के जिंदा रहते कभी उसके पास तक नहीं आए थे और अब पैसों के लालच में वो लोग कोर्ट पहुंच गए हैं। जेसन जज को बताता है कि उसके दादाजी ने जानबूझकर सब कुछ उसके नाम किया था, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद उस केस की सुनवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। जेसन ऑफिस में बैठा कोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स जुटाने में बिजी होता है। तभी एलेक्सिया उससे मिलने आती है, लेकिन जेसन कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगा। जिससे दुखी होकर एलेक्सिया उसको एक लेटर देकर चली जाती है। जेसन वो लेटर बिना पढ़े ही एक किताब के अंदर रख देता है। अब रात देर से घर आने पर जब वो लेटर पढ़ता है, उसमें एलेक्सिया ने लिखा होता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी नजदीकियां नहीं रही है। जेसन हमेशा काम में ही लगा रहता है, इसीलिए उसने तय किया है कि वो हैती जा रही है, जहां पर वो बच्चों की सेवा करेगी। ये उसके लिए नया बदलाव होगा। ये पढ़कर जेसन परेशान हो जाता है। वो सुकून पाने के लिए हैमिल्टन के पास जाता है, जो उसके दादाजी का दोस्त था और अब जेसन का मेंटोर है। जेसन उसे अपनी सारी टेंशन बताता है। एक तरफ एलेक्सिया का रिश्ता बिगड़ रहा है, दूसरी ओर फैमिली का केस। हैमिल्टन उसको समझाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें संभालना हमें सीखना होगा। हैमिल्टन उसे हावर्ड की डायरी देता है। उसमें हावर्ड ने अपने 15 साल की उम्र से लेकर जिंदगी के बड़े अनुभव लिखे थे। जेसन डायरी पढ़ना शुरू करता है और हमें फ्लैशबैक में हावर्ड की कहानी दिखाई जाती है। हावर्ड एक आइस कंपनी में काम करता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि उसे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ता था। उसकी माँ बीमार थी और इलाज के पैसे भी नहीं थे। घर में खाने को सिर्फ पानी जैसा सूप मिलता था। एक दिन हावर्ड अखबार में पढ़ता है कि कैसे एक गरीब आदमी मेहनत करके अरबपति बन गया। उसके अंदर ये पढ़कर आग सी जल उठती है। वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भी एक दिन अमीर जरूर बनेगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं, बेटा, गरीब से अमीर सिर्फ नसीब वाले बनते हैं, सपना देखना बंद कर दो। पर हावर्ड हार नहीं मानता है। अगली सुबह वो एक चिट्ठी लिखकर घर से निकल पड़ता है कि वो टेक्सास जा रहा है और लौटेगा तो सिर्फ सफल आदमी बनकर। जब वो ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचता है, उसके पास टिकट के पैसे नहीं होते। जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, एक आदमी उसे खींचकर अंदर चढ़ा लेता है और यहीं से हावर्ड के असली स्ट्रगल की कहानी शुरू होती है। हावर्ड रात को भूसे पर सोता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि वो आदमी हवा में कुछ लिख रहा है और भगवान से दुआ कर रहा है। हावर्ड पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है कि मैं हर सुबह भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि कम से कम उसने मुझको जिंदा तो रखा है।
शायद इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिनकी हालत हमसे भी बुरी होगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन से पहले पहुंचती है, वो आदमी कहता है कि हमको यहीं पर कूदना होगा। वो तुरंत चलती ट्रेन से कूद जाता है। हावर्ड डरता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन हिम्मत करके वो भी कूद जाता है। नीचे उतरने के बाद हावर्ड को पता चलता है कि बहुत सारे लोग बिना टिकट ट्रेन में आए थे। सब लोग कहीं ना कहीं काम की तलाश में जा रहे हैं। हावर्ड भी उनके साथ चल पड़ता है। वो लोग एक तरह की मंडी में पहुंचते हैं जहां मजदूरों को काम पर रखा जाता है। वहां एक कार खड़ी होती है और एक मालिक मजदूरों को फेंस लगाने के काम के लिए ढूंढ रहा होता है। सब लोग कार में चढ़ने लगते हैं। हावर्ड भी कहता है, सर मैं भी काम कर सकता हूँ, मुझे भी ले चलिए। मालिक हंसते हुए कहता है, तू तो बच्चा है, ये भारी भरकम काम तुझसे नहीं होगा। लेकिन हावर्ड जिद करता है और पास खड़े मोटे आदमी को उठाकर दिखाता है। वो कहता है कि देखिए मैं ताकतवर भी हूँ, मुझे भी मौका दीजिए। मालिक उसकी जिद देखकर मान जाता है और उसको भी अपने साथ ले जाता है। वो लोग एक बड़े जमीन के टुकड़े पर पहुंचते हैं जहां बाड़ लगानी होती है। हावर्ड स्कूल जाने वाला लड़का था। मजदूरी का उसको कोई भी अनुभव नहीं था। खंबे गाड़ने में उसे बहुत दिक्कत होती है। तभी उसी की उम्र का एक लड़का आकर कहता है, अगर तुम खंबे ऐसे ढीले लगाओगे तो ये हवा में उड़ जाएंगे। उस लड़के का नाम था गस्टो। अब अगर आपने द अल्टीमेट गिफ्ट यानी कि इसका पहला पार्ट देखा है तो आप गस्टो को जरूर पहचान गए होंगे। गस्टो वही इंसान है जिसने जेसन के पहले टेस्ट में उसकी मदद की थी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि गस्टो हार्वर्ड को पानी देता है और काम करने का तरीका भी सिखाता है। इसी बहाने दोनों में दोस्ती हो जाती है। हार्वर्ड बताता है कि वो अरबपति बनने निकला है। गस्टो हंसकर कहता है कि मेरा भी सपना है कि एक दिन इतनी बड़ी जमीन खरीदूंगा। और फिर मजाक में वो कहता है कि अगर अमीर बनना है तो कैलिफोर्निया जाओ, वहां फिल्में बनती है, तुम स्मार्ट भी लगते हो, हीरो बन जाओगे और जल्दी अरबपति भी। दोनों बातें करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात को जब सब लोग ताश खेल रहे होते हैं, हावर्ड अपनी डायरी में दिन भर की बातें लिख रहा होता है। फिर वो मालिक के पास जाता है और पूछता है, सर मैं एक सवाल करूं आपसे, आप इतने अमीर कैसे बने? मालिक थोड़ा हैरान होता है क्योंकि काम करने वाले मजदूरों में से कभी भी किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं किया था। लेकिन हावर्ड की आंखों में चमक देखकर वो कहता है, बेटा जिंदगी में सबसे जरूरी है मेहनत, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, दिमाग से काम लेना भी जरूरी है। मालिक समझाता है कि ये जो बाढ़ का काम है इसे पूरा करने में एक हफ्ता लगेगा, लेकिन अगर ये काम कल ही पूरा हो जाए तो मुझको ज्यादा फायदा होगा। हावर्ड तुरंत कहता है, सर अगर हम ये काम कल तक पूरा कर दें तो उस अतिरिक्त मुनाफे का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा क्या? मालिक हंसता है और कहता है, बेटा इतना बड़ा काम एक दिन में ये करना असंभव है, लेकिन ठीक है अगर ऐसा होता है तो हम आगे देखें। अगली सुबह सब लोग काम पर पहुंचते हैं। मजदूर एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है वो हावर्ड डरकर भाग गया है, एक दिन का भी काम वो सहन नहीं कर पाया। सबको लगता है कि हावर्ड अब नहीं आएगा, लेकिन जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। हावर्ड पहले से ही काम कर रहा था। असल में वो रात के 3 बजे ही उठकर यहाँ पर आ गया था। कोई नहीं जानता था कि इतनी दूर वो कैसे आया। शायद वो भागकर पहुंचा होगा। सब पूछते हैं कि इतनी सभा तुम क्यों आ गए हो? हावर्ड मुस्कुराकर कहता है, मालिक ने हमें बाड़ लगाने का काम दिया है, क्यों ना हम इसको हफ्ते भर खींचने के बजाय आज ही खत्म कर दे। अगर सब मेरी बात मान ले तो आज ही काम पूरा होगा और हमें हफ्ते भर की मजदूरी भी आज ही मिल जाएगी। फिर हर कोई अपने घर जा सकेगा। वो सबको काम बांटकर तरीका समझाता है। एक आदमी सिर्फ गड्ढे खोदेगा, दूसरा पीछे पीछे खंबे गाड़ेगा, तीसरा तार खींचेगा। अगर ऐसे मिलकर काम करेंगे तो बहुत तेजी से काम पूरा हो जाएगा। सब उसकी बात मान जाते हैं और सचमुच देखते ही देखते पूरा खेत मजबूत बाढ़ से घिर जाता है। जो काम हफ्ते भर का था वो एक ही दिन में निपट जाता है। सब मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरे हफ्ते के पैसे तुरंत मिल जाएंगे। मालिक भी दंग रह जाता है और कहता है कि इस लड़के में सच में कुछ खास बात है। वो हावर्ड को अपने मुनाफे का आधा हिस्सा इनाम में दे देता है। बाकी मजदूर भी बुरा नहीं मानते हैं बल्कि खुश होते हैं। गस्टो तो सीधा बोल देता है, दोस्त मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, असली आग तो तेरे अंदर है। जिसके बाद काम खत्म करके पोस्ट ऑफिस में पैसे घर भेजने जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसकी शान और शौकत साफ दिख रही थी। उसकी बेल्ट पर लगा बड़ा सा स्टाइलिश बकल सबका ध्यान खींच रहा था। हावर्ड उससे पूछता है, सर ये बहुत महंगा लग रहा है। वो आदमी हंसकर कहता है, हाँ बेटा ये खास डिजाइन का है और काफी पैसे दिए हैं मैंने इसके लिए। हावर्ड बिना झिझक तुरंत पूछ लेता है,
सर आप इतने अमीर कैसे बने? मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कैलिफोर्निया जाऊं। सुना है वहां काम भी आसानी से मिलता है और पैसे भी ज्यादा है। वो आदमी हंसते हुए जवाब देता है, बेटा सोने की खान तो यहीं टेक्सास में है, कैलिफोर्निया क्यों जाना है? यहाँ ऑयल का बिजनेस है, जमीन लीज पर लेकर उसमें से कच्चा तेल निकाला जाता है और बेचा जाता है। इसमें इतना मुनाफा है कि बहुत लोग अरबपति बन चुके हैं। ये सुनकर हावर्ड की आंखों में चमक आ जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो मन ही मन ठान लेता है कि तेल ही मेरी मंजिल है और इसी से मैं अरबपति बनूंगा। डाक खाने के बाहर निकलकर जब वो बाजार में घूम रहा होता है, तभी सामने से एक लड़की आती है। हावर्ड उसको देखते ही पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठता है। वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है, आज शाम स्कूल में डांस पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हावर्ड बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। वो लड़की जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर उसको देखती है और उसी पल हावर्ड सोच लेता है कि कम से कम इस लड़की के लिए तो मैं टेक्सास छोड़कर कैलिफोर्निया नहीं जाऊंगा। शाम को हावर्ड पार्टी में पहुंचता है और उस लड़की के साथ नाश्ता भी है। दोनों बातें करते हैं और अचानक हावर्ड हंसते हंसते कह देता है, क्या हम दोनों शादी कर लें? वो लड़की हंसकर शर्मा जाती है। लग रहा था कि उसको भी हावर्ड पसंद आ चुका है। बाद में हावर्ड अपनी डायरी में उस शाम का हर लम्हा बड़े रोमांटिक अंदाज में लिख डालता है। अब वो अक्सर उस लड़की के स्कूल मिलने जाने लगा है। वहीं पता चलता है कि उसका नाम हैना है। हावर्ड उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और उस अखबार की कटिंग भी दिखाता है और कहता है कि देखो, मैं भी इनकी तरह अरबपति बनना चाहता हूँ और इसी ख्वाब के लिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हैना उसकी बातों पर हंस देती है और कहती है, ये सब तो जब होगा तब होगा, अभी तो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। वो उसे अपने क्लास टीचर से मिलवाती है और कहती है कि सर इसे अपनी क्लास में लीजिए, ये बहुत होशियार है। हावर्ड पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। उसको लगता था कि स्कूल में वक्त बर्बाद होता है। वो कहता है, सर असली दुनिया में सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन और लीडर देख लीजिए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें जानती है और उनके आगे झुकती है। टीचर कहते हैं बिजनेस में मैथ जरूरी है। हावर्ड तुरंत बोलता है, मुझे कोई भी सवाल दीजिए, मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। हैना उसको एक मुश्किल सवाल देती है और हावर्ड उसे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हल कर देता है। हावर्ड ने जो मुश्किल सवाल हल किया था, वही सवाल हैना अपनी कॉपी में लिखकर हल करती है और देखती है कि उसका जवाब भी बिल्कुल वही है। हैना खुश होकर कहती है, बस अब मैं मान गई। लेकिन हावर्ड नाराज हो जाता है और बाहर निकल जाता है। हैना पीछे पीछे जाती है और कहती है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए चाहती थी कि तुम स्कूल में आ जाओ। पर हावर्ड अपनी जिद छोड़ता नहीं है। हैना भी गुस्से में बोल देती है, मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारे भले के बारे में सोचा। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लास में टीचर कहते हैं, बच्चों आज हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है, सब उसका स्वागत करो। हैना पीछे मुड़कर देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हावर्ड ही होता है। दरअसल उसने हैना की खातिर खुद स्कूल ज्वाइन कर लिया था। अब हावर्ड हॉस्टल में रहकर रात भर पढ़ाई करता है। हैना भी उसको अपने घर ले जाती है और अपने माता पिता से मिलवाती है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और हावर्ड वहीं पर हैना को एक अंगूठी देकर प्रपोज कर देता है। अब ऐसे ही एक दिन ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ रेडियो पर ये मैसेज सुनते हैं कि जापानी सेना ने अमेरिका पर हमला कर दिया है और हमें नए जवानों की जरूरत है। ये सुनकर हावर्ड सोचता है कि उसको देश के लिए सेना में भर्ती होना चाहिए। जब वो हैना को ये बात बताता है तो वो रो पड़ती है। वो कहती है कि मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन हावर्ड डट कर कहता है, अगर हम देश के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मैं जरूर जाऊंगा। दोनों में बहस होती है और गुस्से में हैना उसकी दी हुई अंगूठी फेंक देती है। हावर्ड कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे भूल जाओ। इसके बाद वो जाने लगता है, पर तभी हैना भागते हुए आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो हावर्ड, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम अगर सेना में जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद हावर्ड सेना में भर्ती हो जाता है। अब हमको जंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसे अपने कप्तान तक एक जरूरी चिट्ठी पहुंचानी होती है और तभी दुश्मनों की भारी गोलाबारी शुरू हो जाती है। कई सैनिक हिचकिचाते हैं, लेकिन हावर्ड तुरंत मान जाता है कि वो चिट्ठी मैं लेकर जाऊंगा। वो दुश्मनों की गोलियों से बचते बचाते बंकर से बंकर की तरफ भागते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसे एक बंकर में अपना पुराना दोस्त गस्टो मिलता है। हावर्ड हैरान रह जाता है। गस्टो कहता है कि दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह देश की सेवा करने आया हूँ। जिसके बाद हावर्ड फिर से दौड़ पड़ता है और तभी अचानक एक बम उसके पास आकर गिरता है, जिसके धमाके से वो दूर जा गिरता है। उसका पेट
बुरी तरह घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। गस्टो तुरंत उसको उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है और पट्टी बांधकर उसकी जान बचाता है। जिसके बाद ये कहानी सीधा 14 साल आगे बढ़ जाती है, यानी कि 1955 में। हावर्ड टेक्सास में रहता है। उसने बड़ी जमीन खरीदी है और कई जगह ड्रिल करके तेल निकालने की कोशिश की है, लेकिन कहीं भी तेल नहीं मिला। वो बेहद परेशान हो चुका है। इन सालों में उसकी शादी हैना से हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। घर की हालत खराब है क्योंकि कोई आमदनी नहीं है। हैना ताने देती है कि कब तक इस बंजर जमीन पर भरोसा करोगे, बच्चों की देखभाल का भी ख्याल नहीं है तुम्हें, कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। हावर्ड ना तो तेल छोड़ता है और ना ही वो अपने बच्चों के साथ समय बिताता है। हैना कहती है कि तेल का सपना छोड़ दो, कम से कम बच्चों के साथ रहो, वो तरसते रहते हैं तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। जिसको सुनकर हावर्ड को पछतावा होता है। वो कुछ देर के लिए अपने बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन तभी उसका बेटा कहता है, पापा आपको तो बॉल फेंकना भी नहीं आता, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। यहीं से हावर्ड के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। उसको समझ आता है कि अब तक वो बस अंदाजे से खुदाई कर रहा था। तेल निकालने के लिए शायद उसे किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। अगले दिन वो एक जियोलॉजिस्ट को बुलाता है और वो अपने डिवाइसेस से जमीन का पूरा सर्वे करता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने कुछ जगह मार्क करी है और यकीनन तुम्हें तेल यहीं पर मिलेगा। हावर्ड उसी जगह ड्रिल करवाता है और सचमुच वहां से कच्चा तेल फूट पड़ता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हावर्ड घर लौट रहा है। उसका पूरा शरीर कच्चे तेल से भीगा हुआ है। हैना उसको देखकर खुशी से झूम उठती है और बच्चों को पुकारती है। वो कहती है, देखो बेटा, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, हम अमीर बन जाएंगे। वो अपने दोस्त गस्टो को भी इस बारे में बताता है। वो कहता है कि दोस्त, मुझे तेल मिल गया है। उसकी खुशी बहुत ज्यादा होती है। गस्टो भी अपने दोस्त की तरक्की देखकर फूला नहीं समाता है और कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि हावर्ड का तेल का बिजनेस चल पड़ता है। धीरे धीरे उसकी आमदनी लाखों में पहुंच जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने काम में बिजी होता है, तभी 2 गाड़ियां आती है और उनमें से एक आदमी आकर हावर्ड को कोर्ट का नोटिस थमा देता है, जहां पर हमको पता चलता है कि जिसने जमीन हावर्ड को बेची थी, वो अब दावा कर रहा है कि तेल के मुनाफे में उसका भी 50% हिस्सा है। अब हावर्ड को एक वकील की जरूरत थी। वो टेलीफोन बूथ जाता है, वहाँ कई नंबर लिखे होते हैं। उन्हीं में से एक नंबर उठाकर वो वकील से बात करता है और पूरा मामला बताता है। वकील कहता है कि आप चिंता मत करिए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए, मैं आपके इस केस में जरूर मदद करूंगा। जिसके बाद हमें केस वाला दे दिखाया जाता है। हावर्ड अदालत पहुंचता है, जहां पर उससे मिलने उसका वकील आता है, जो कोई और नहीं बल्कि हैमिल्टन होता है, जो आगे चलकर उसका सबसे अच्छा दोस्त और पार्टनर बनने वाला था। हैमिल्टन सारे कागज अच्छे से पढ़ता है और सामने वाले पक्ष के वकील से कहता है, देखिए, ये जमीन मेरे क्लाइंट ने 2 साल 3 महीने पहले खरीदी। कानून कहता है कि अगर 2 साल के भीतर जमीन से खनिज निकलता है तो पुराने मालिक का हक बनता है, लेकिन अब समय सीमा पूरी हो चुकी है, इसीलिए आपके क्लाइंट का दावा गलत है। अगर आप ये केस जज के सामने ले जाएंगे तो आपको फटकार मिलेगी। ये सुनकर सामने वाला वकील चुप हो जाता है और अपने क्लाइंट पर भड़क उठता है। वो कहता है कि तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह के केस जज के सामने ले जाने पर हमको फटकार मिलती है। हावर्ड हैमिल्टन की काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित होता है। वो कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद आए, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे? तुम जितनी तनख्वाह मांगोगे मैं उतनी दूंगा। हैमिल्टन भी हावर्ड की सच्चाई देखकर मान जाता है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। ऐसे ही 13 साल गुजर जाते हैं। अब हावर्ड ने अपनी जमीन पर एक बड़ा तेल प्लांट बना लिया है। वो रोजाना लाखों बैरल तेल निकालता है और अब एक मिलियनेयर बन चुका है। हैमिल्टन हर समय उसके साथ रहता है। हैना और हावर्ड के अब 4 बच्चे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों की परवरिश बिगड़ गई है। बच्चे अब अमीर घराने के नखरों में जीते हैं, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, महंगे शौक पूरा करना, लेकिन माँ बाप की वो एक नहीं सुनते, वो उनकी इज्जत भी नहीं करते हैं। हैना परेशान होकर कहती है, देखो हावर्ड, हमारे बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, इन्हें डांटो और समझाओ। लेकिन हावर्ड चुप रहता है, हालांकि अंदर से वो भी मानता है कि उसके बच्चे बिगड़ गए हैं। इसी बीच उसे काम के सिलसिले में कैलिफोर्निया जाना पड़ता है। ये सुनकर हैना बिल्कुल अकेला महसूस करती है, क्योंकि अब ये परिवार जैसा नहीं रह गया था। हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। अब हालात ये हो चुके थे कि ना तो बच्चे और ना ही हावर्ड के पास इतना वक्त था कि सब साथ बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें कर सके। पैसे तो आ गए थे, लेकिन असली खुशी कहीं गुम हो चुकी थी। अगले सीन में हावर्ड और हैमिल्टन कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। उनका मकसद है अपना खुद का ऑयल रिफाइनरी खरीदना, क्योंकि अगर रिफाइनरी खुद की होगी
तो हार्वर्ड अपने क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बेच सकेगा और इससे प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। यही उसका बचपन का सपना भी था कि वो अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन में शामिल हो। जिस आदमी से वो रिफाइनरी खरीदने आए हैं, उसकी रिफाइनरी हाल ही में आग में जल गई थी और उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसी वजह से वो अब अपनी रिफाइनरी कम दाम पर बेचने को तैयार था, लेकिन बिजनेस के पुरानी रंजिशों की वजह से वो तुरंत डील साइन करने में हिचकिचाता है। वो कहता है कि मुझको 2-3 दिन सोचने का समय चाहिए, क्रिसमस आने वाला है जिसके बाद मैं फैसला लूंगा। इसीलिए ये लोग 3 दिन वहीं पर रुक जाते हैं। होटल में रहकर वो इंतजार करते हैं। दिन बीतते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हैमिल्टन कहता है कि मुझको नहीं लगता कि वो क्रिसमस से पहले कोई डिसीजन ले। तुम घर जाओ और फैमिली के साथ क्रिसमस मनाओ, यहाँ पर सब कुछ मैं देख लूंगा। यहीं पर हमको पता चलता है कि हैमिल्टन शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। अब उसके घर पर सिर्फ उसकी माँ ही है। इसीलिए वो चाहता है कि कम से कम हार्वर्ड अपने बच्चों और पत्नी के साथ क्रिसमस मनाए। लेकिन हार्वर्ड जिद पकड़ लेता है। वो कहता है कि नहीं, मैं बिना डील साइन किए यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम अपनी माँ के पास जाओ। और मजबूरन हैमिल्टन को वहां से जाना पड़ता है। क्रिसमस बीत जाता है और तभी रिफाइनरी का मालिक वापस आता है। वो डील साइन करता है और कहता है 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह जज्बा रखता था। सोचा था तुम इंतजार नहीं करोगे और हार मानकर चले जाओगे, लेकिन तुम जिद्दी निकले, ठीक मेरी तरह। तुम बहुत आगे जाओगे। बधाई हो, अब तुम अमेरिका के गिने चुने बिजनेसमैन में से एक हो। अगले दिन अखबार में बड़ी खबर छपती है कि हार्वर्ड ने वो रिफाइनरी खरीद ली है और अब वो अमेरिका का नया अरबपति बन गया है। बचपन से जिस पल का उसको इंतजार था, वो सपना आखिर सच हो चुका था। लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है। हार्वर्ड तुरंत अगली फ्लाइट पकड़कर घर लौटता है। वहां पर हैना रो रही होती है, जहां पर उसको पता चलता है कि हैमिल्टन की कार का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी दोनों किडनियां पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। याद रखिए, हैमिल्टन ही हार्वर्ड की सफलता का सबसे बड़ा कारण था। ये देखकर हार्वर्ड बुरी तरह टूट जाता है। उस रात वो डायरी में सब कुछ लिखते लिखते हैमिल्टन की मेडिकल रिपोर्ट्स देखता है, जिसमें उसको पता चलता है कि हैमिल्टन का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और हार्वर्ड का भी वही है। वो बिना सोचे समझे हार्वर्ड को अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है और अपने दोस्त की जान बचा लेता है। जब हैमिल्टन को होश आता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि हार्वर्ड ने उसको किडनी दी है। उसका पहला सवाल यही होता है, डील हुई या फिर नहीं। हार्वर्ड मुस्कुरा कर कहता है, हाँ दोस्त, डील हो गई है और अब हम अरबपति बन गए हैं। हार्वर्ड हैमिल्टन से कहता है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं अरबपति बनूं, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक अजीब सबक दिया है। मेरा सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन दिल अजीब तरह से खाली लग रहा है। शायद असली दौड़ में मैंने अपनी फैमिली को खो दिया है। अब हार्वर्ड को एहसास होने लगा था कि उसके बच्चे बुरी आदतों में पड़ चुके हैं। वो सिर्फ पैसे उड़ाते हैं, ना पढ़ाई का शौक, ना जिम्मेदारी का। हार्वर्ड सोचता है शायद इन सब का दोषी वो ही है। वो कहता है कि मैंने कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया, ना उन्हें सही रास्ता दिखाया और ना ही हैना का साथ दिया। अब तक जो कमाया वो काफी है। आगे मुझे अब अपने परिवार पर ध्यान देना है और जरूरतमंदों की मदद करनी है। इसी सोच के साथ हार्वर्ड एक चैरिटी ट्रस्ट बनाने का फैसला करता है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आते ही वो अपने बच्चों को बुलाता है और बोलता है, आज से हमारी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए जाएगा। तुम सब भी इसमें शामिल रहोगे। मैं तुम में से हर एक को $100 देता हूँ। इसे तुम अपने हिसाब से जरूरतमंदों की मदद में लगाना। मैं चाहता हूँ कि तुम में दान और सेवा की भावना आए। बच्चे पैसे पाकर बहुत खुश होते हैं और बाहर निकलते समय आपस में बातें करने लगते हैं कि मैं तो इससे शॉपिंग करूंगा, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा। ये सब सुनकर हार्वर्ड और हैना का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी उनका एक बेटा वापस आता है। उसने पैसे लौटाते हुए कहा, पापा ये पैसे आप ही रखिए और ट्रस्ट में डाल दीजिए। मेरी ओर से गरीबों की मदद हो जाएगी। ये देखकर हार्वर्ड और हैना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये वही बेटा है जो आगे चलकर जेसन का पिता बनेगा, जो हार्वर्ड का सबसे प्रिय था। हार्वर्ड उसी समय फैसला कर लेता है कि वो अपने बिजनेस और ट्रस्ट की जिम्मेदारी उसी बेटे को देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बड़े बेटे की मौत, यानी कि जेसन के पिता की मौत एक प्लेन क्रैश में हो जाती है। तब हार्वर्ड को लगता है कि जिस तरह की नेकदिली और जिम्मेदारी उसके बेटे में थी, शायद वही गुण जेसन में भी होंगे। इसी वजह से उसने जेसन को हर बड़ी जिम्मेदारी दी और उसे अपना असली वारिस बनाया। ये बातें जानने के बाद जेसन की आंखें भर आई। उसको समझ में आ गया कि उसके पिता उसके दादाजी के सबसे प्यारे थे। तभी हैमिल्टन वहां पर आता है और बोलता है, बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। याद रखो, बिजनेस और पैसा जरूरी है,
लेकिन परिवार सबसे ऊपर है। जेसन की सारी उलझन अब लगभग खत्म हो गई थी। हैमिल्टन कहता है, कल का केस मैं संभाल लूंगा, तुम फिलहाल एलेक्सिया से जाकर बात करो, उसे मनाने की कोशिश करो, चाहे कितने भी महीने लग जाए मैं यहाँ पर मैनेज कर लूंगा। जेसन का मन हल्का हो जाता है और वो तुरंत हेटी जाकर एलेक्सिया से मिलता है। एलेक्सिया कहती है, तुम्हें इतनी बड़ी ट्रस्ट की जिम्मेदारी मिली है, तुम्हें इसे अच्छे से निभाना होगा, और मैं जानती हूँ कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो हम खुश नहीं रहेंगे, बेहतर है हम अलग हो जाएं। जेसन मुस्कुराते हुए जवाब देता है। वो कहता है कि पहले मैं भी उलझन में था, लेकिन अब दादाजी की डायरी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं परिवार की अहमियत समझ चुका हूँ। तुम चाहो तो यहाँ पर महीनों रह सकती हो और मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। इन बच्चों का ख्याल रखूंगा, जरूरत पड़ी तो झाड़ू पोछा भी करूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब उसकी मासूमियत और सच्चाई ने एलेक्सिया का दिल छू लिया था, जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से एक हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी में हैमिल्टन भी होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन जेसन आसमान की तरफ देखकर कुछ लिखने का नाटक करने लगता है और प्रार्थना करता है, जिस पर एलेक्सिया पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जेसन मुस्कुराकर बोलता है, दादाजी ने सिखाया था कि हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसी पॉजिटिव मोमेंट के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द अल्टीमेट लाइफ का ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। ये पार्ट सेकंड था, लेकिन ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है और मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 3 आपके लिए लेकर आऊंगा, जो शायद इससे भी ज्यादा मोटिवेशनल है। सो विद ऑल दैट सेड, आज की वीडियो में बस इतना ही।